अनदर VDFMS बायोलॉजी। CGPTM मेंस एग्ज़ाम की डेट जब से अनाउंस हुई है कि 25 जनवरी 2024 में होगा, तब से लेकर के इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करने वाले कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसे कैसे इतना कम शॉर्ट टाइम में कंप्लीट किया जाए, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन-सा पोर्शन जल्दी कवर हो। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन शॉर्ट टाइम पे सारी चीज़ों को कवर करने के लिए मटेरियल कहाँ से यूज़ करें, बुक्स पढ़ने का पूरा टाइम है नहीं और ऐसा कहीं पे कंपाइल किया हुआ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे उन क्वेश्चंस को राइट करें, कौन उसको इवैल्यूएट करे, ये तमाम तरीके के सवाल बच्चों को की तरफ से आते हैं और उनकी ये सारी समस्याएँ होती हैं कि हाँ, हमें किस तरीके से हमें अपने इस शॉर्ट टाइम को यूज़ करके अपनी इस पूरे एंटायर सिलेबस को कवर किया जाए। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी CGPTM मेंस बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका मेंस प्री एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई हो रहे हैं और आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपके भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू कवर एंटायर सिलेबस इन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस, राइट? इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपके राइटिंग का जो स्टेप्स है वो क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे आप अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपने अगर सपोज़ आप अभी तक आपने स्टडी नहीं किया हुआ है, तो अगर आप अपनी एग्ज़ाम्स के बाद स्टडी कर रहे हैं, तो आप कैसे इस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस में अपने एंटायर सिलेबस को कवर कर पाएँगे? कौन से वो यूनिट्स होंगे जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, किसे आप स्किप कर सकते हैं? ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। मैं महेंद्र कुमार फ्रॉम एमएस बायोलॉजी और आपको ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो आपके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक समरी दिखाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस के लिए एंड होपफुली कि अब तक सब लोगों ने अपना ये सिलेबस तो देख ही लिया होगा एटलीस्ट और सबको आइडिया होगा ही कि कौन-कौन से यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं। फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि ये पूरा बायोटेक का सिलेबस है CGPTM का और यहाँ पे 10 यूनिट का सिलेबस पूरा आपको दे रखा है, राइट? और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि कौन से टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, कौन से यूनिट को स्टार्ट किया जाए और कौन सा यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बायोटेक्नोलॉजी को के लिए अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी दे रखा था उसमें माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एक और सब्जेक्ट है। तो अगर इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी किया हुआ है, मोस्ट ऑफ दी बच्चों के ये भी रहता है कि सर उनकी मेरी मास्टर डिग्री बहुत पहले हुई है, किसी के 2016 में हुई है, तो किसी की 18 में हुई है, तो किसी की इससे पहले 14 में हुई है। इस तरीके से उनका स्टेटमेंट रहता है कि सर लगभग 3 टू 4 ईयर का हमारे पास एकेडमिक गैप हो चुका है। हम किसी काम में इंडल्ज हो गए, कोई जॉब कर रहा है, तो कोई पीएचडी कर रहा है या कोई कहीं टीचिंग कर रहा है, तो उनका बायोटेक्नोलॉजी का जो टच था वो पूरी तरीके से एकदम डल हो चुका है। और राइट नाउ ये पूरा एंटायर जो सिलेबस है, कोर बायोटेक का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। सो इतने शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस में कैसे उसको कवर किया जाए, क्या पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से यूनिट से स्टार्ट करें, ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम आती है। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की जो मास्टर डिग्री है वो 2020 के पहले की हुई है, राइट? किसी की 18 में, 19 में, 17 में, 16 में, इस तरीके से और सबके साथ में ये प्रॉब्लम है। और बायोटेक के कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है वो बेसिकली दिखाती है कि या तो वो कहीं पीएचडी में इन्वॉल्व हैं, या तो कहीं वो प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, या तो फिर कहीं पे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और इन तीनों ही प्रोफाइल वाले, चाहे वो पीएचडी वाले हों, चाहे वो जॉब करने वाले हों, चाहे वो टीचिंग करने वाले हों, तीनों ही प्रोफाइल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास इनफ टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपनी इन चीज़ों के लिए ध्यान दे पाएँ, क्योंकि उनकी जॉब की डिमांड होती है, पीएचडी की लैब की डिमांड होती है और टीचिंग में टीचिंग करने की डिमांड होती है, राइट? तो ये सारी समस्याएँ सबके साथ में हैं और मोर और लेस सबके साथ में कॉमन समस्याएँ हैं, राइट? तो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सारे सिलेबस में से कौन-सा चीज़ आप स्टार्ट पहले करें और कहाँ से स्टार्ट करें। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपने अपनी मास्टर डिग्री में जो भी सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, जो भी पेपर्स आपने पढ़े हुए हैं, उन पेपर में से इस सिलेबस के पेपर में, ये सिलेबस के यूनिट में जो भी कोई अगर आपका मैच करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एमएससी किया हुआ है, तो डेफिनिटली आपके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंफर्टेबल होगा, बायोकेमिस्ट्री कंफर्टेबल होगा, माइक्रोबायोलॉजी कंफर्टेबल होगा। आपने अगर कोर बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है, तो फिर आप आरडीटी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा 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 अच्छे से फोकस कर पाएँगे, बायोकेमिस्ट्री फोकस कर पाएँगे। आपने माइक्रोबायोलॉजी पे किया तो आपका माइक्रोबायोलॉजी और टिश्यू कल्चर वाले पोर्शन जो होंगे, वो इम्यूनोलॉजी वाले पोर्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे होंगे। सो व्हाटएवर आपका जो भी कॉम्बिनेशंस है,
जैसा आपका मास्टर डिग्री का मतलब डिग्री है, उसके अकॉर्डिंगली जिस चीज़ पे आपको लगता है कि आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस हैं और आपको आपकी पकड़ उस पे बहुत अच्छी बनी हुई है, इनिशियली आप स्टार्टिंग में उसी यूनिट को स्टार्ट कीजिए। सपोज़ अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी के कैंडिडेट है, तो वो माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट कर सकता है, ये वाली यूनिट से, और देन उसके बाद आप इम्यूनोलॉजी को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इस सब पे जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, तो पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स को स्टार्ट कर ले, फिर बायोकेमिस्ट्री पर आए। कोई बायोटेक का कैंडिडेट है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, प्लांट टिश्यू कल्चर को, एनिमल टिश्यू कल्चर को इस तरीके से स्टार्ट कर सकता है। तो स्टार्ट उस टॉपिक से आप कीजिए जिस टॉपिक पे आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, थोड़ी आपको कॉन्फिडेंस भी है। क्योंकि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस में आपको इनिशियली आपको अपने अंदर में बूस्टअप करने की और कॉन्फिडेंस को गेन करने की ज़रूरत है। अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स ले लिया जो कि बोरिंग सा भी है और आपने अपने मास्टर में पढ़ा भी नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस रिमेनिंग टाइम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, और जो कि आपके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। सो ट्राई टू स्टार्ट द टॉपिक जो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने मास्टर डिग्री में पढ़ा हुआ है, पहली चीज़ तो ये। तो शायद आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि अब आपको क्या पढ़ना है। दूसरा, इस पूरे 10 यूनिट में कौन से यूनिट को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो। वैसे तो 10 के 10 यूनिट आपको पढ़ के जाना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप उनमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं, या कौन से ऐसे जिनको आप स्किप कर सकते हैं। सो उसके लिए ज़रूरी है एटलीस्ट आपको इस पूरे सिलेबस का 60% सिलेबस आपको कवर करके जाना है एनी हाउ। मीन्स आउट ऑफ 10 यूनिट में से 6 यूनिट आपको कवर करके जाना ही जाना होगा, अगर आप इस एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में बने रहना चाहते हैं तो। तो 6 यूनिट कौन-कौन से होंगे जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है और जहाँ से आने का मतलब चांसेस बनता है। एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि जो 2015 में और 18 का पेपर आपने देखा हुआ है, उन पेपर के अकॉर्डिंगली अपने आप को मत तैयार करिए, क्योंकि वो पेपर कोर बायोटेक्नोलॉजी के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे, और अभी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस और टफ हो चुका है। ये एग्ज़ाम आपका क्या कराएगा, एनटीए कराएगा, और एनटीए का कोई भी पेपर ईज़ी स्टैंडर्ड का नहीं होता है। सारे पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ होता है। तो इस बार का जो पेपर होगा वो 2015 और 18 के पेपर से कहीं ज़्यादा टफ और ज़्यादा एडवांस होगा। तो आपको अपने आप को उस स्टैंडर्ड का प्रिपरेशंस करना है, न कि इन पेपर्स को एज अ टेम्पलेट को यूज करके। बेसिक सी बात है, आप इन पेपर को सॉल्व कीजिए, आपको वहाँ से बूस्टअप मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उनको एज अ आइडियल टेम्पलेट मान करके मत चलिए, राइट। सो आते हैं हम टॉपिक पे कि कौन कौन से वो पोर्शंस हैं और यूनिट हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो नंबर पहला है, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस यूनिट को आपको इग्नोर नहीं करना है। नंबर दूसरा है मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक्स। नंबर तीसरा है दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। नंबर चौथा है दैट इज इम्यूनोलॉजी। नंबर पांचवा है दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। इस 5 यूनिट को आपको किसी भी हालत में पढ़ के ही जाना है। इन 5 यूनिट को कोई भी कैंडिडेट जो इस एग्जाम में अपियर होने जा रहा है उसको किसी भी हालत में स्किप आउट नहीं करना है। रिमेनिंग बचे 5 यूनिट में से आपको 6 यूनिट मैंने पढ़ने के लिए बोला है। आप उन 5 यूनिट में से कोई एक यूनिट आपको जो पढ़ने का अच्छा लगता है, चाहे वो बायो प्रोसेस वाला कंप्लीट कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग वाला कर सकते हैं, या प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इनमें से कोई एक यूनिट आपको और तैयार करनी है। तो मतलब 5 तो ये सबके लिए कॉमन है, बाकी एक 5 में से आपको कोई ऑप्शंस है जो कि आप तैयार कर सकते हैं। मिनिमम 60% सिलेबस आपको कवर करके ही जाना है इस एग्ज़ाम में राइटिंग पर्पज़ के लिए। अदरवाइज़ फिर आप ऑलरेडी पहले से ही कॉम्पिटिशन से बाहर हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट की पढ़ाई या प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाई है, तो वो अपने टाइम को और अपने माइंड को दोनों को मैनेज करे और उसे जल्दी से जल्दी पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करे। अभी उस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कवर करने के लिए आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे आप यूज़ करेंगे, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो आपने देखा कि कौन-कौन से वो यूनिट्स हैं जिनको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन टॉपिक को मैंने इम्पोर्टेंट क्यों बताया है, उसके पीछे का एक शॉर्ट रीज़न आपको बता देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में लेटेस्ट जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब जिन पे काम चल रहा है और जिनसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? डायनामिक जिसे बोल सकते हैं। डायनामिक जो सिलेबस है वो यही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दुनिया भर के रिसर्च पेपर, आर्टिकल छप रहे हैं और रिसर्च हो रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डायनामिक है। तो जो चीज़ें डायनामिक हैं उनको आपको पढ़ना और उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट में यही सारे सवाल बनते हैं।
बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो स्टैटिक हैं, मतलब जो चीज़ें हैं आपको फैक्ट उनको जानना है और उनके बारे में आपको लिखना है। सो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे ये 4 और 5 यूनिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन यूनिट को कवर ज़रूर से ज़रूर करना होगा। सो मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट टू डू ऑन डेली बेसिस। अब आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, सपोज़ 25th को आपको एग्ज़ाम का डेट अलॉटेड है, तो आपके पास अब मिनिमम सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 डेज़ बचे हुए हैं, राइट? और 15 डेज़ से भी कम ही बचे हुए हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो 15 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं, सो इन 15 डेज़ में आप डेली बेसिस पे क्या करेंगे? आपकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए और कैसे अपने आप को आप एक स्ट्रैटेजी और रोड मैप बना करके अपनी इस जर्नी को और इस टारगेट को अचीव करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोकस करेंगे। सो नंबर पहला पॉइंट है दैट इज़ रिवीजन एट लीस्ट 3 टॉपिक पर डे। अगर आपने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी और अभी आपके पास नया पढ़ने के लिए नहीं सिलेबस अगर बचा हुआ है, आपने सारे सिलेबस को पढ़ लिया है, पहला कंडीशन है, तो आपको रिवीजन अपना क्या करना है, शुरू कर देना है और एटलीस्ट आपको 3 टॉपिक क्या करना है, रिवीजन करना है। लेकिन अगर आपके पास अभी भी आपने अभी पढ़ना शुरू किया और आपका सिलेबस कवर नहीं हो सका है, तो एटलीस्ट 3 टॉपिक डेली बेसिस पे कवर कीजिए। जहाँ पे रिवीजन लिखा हुआ है उसको आप कवर बना लीजिएगा। ये रिवीजन उनके लिए है जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और जो लोग कवर नहीं किए हैं, एटलीस्ट 3 टॉपिक डेली बेसिस पे आपका किसी भी यूनिट से, जो मैंने हाइलाइट किए हैं, उन यूनिट से आपका कवर होना चाहिए एनी कंडीशंस में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको 3 टॉपिक एटलीस्ट प्रॉपर तरीके के लॉन्ग वाले क्वेश्चंस के हिसाब से तैयार करना है ऑन डेली बेसिस पे। दूसरा चीज़ बचता है, ट्राई टू राइट आंसर ऑफ एटलीस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। डेली बेसिस पे अगर आपने 3 टॉपिक कवर किया हुआ है, तो उन 3 टॉपिक से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो कि 20 या 25 मार्क्स के वेटेज का होगा, उनको आप अपने आप से खुद से क्या कीजिए, राइट करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने गेन किया, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, जो भी आपकी समझ बन पाई है, क्या उन समझ से आप प्रॉपर तरीके का लिख करके स्टेटमेंट दे पाते हैं? क्या उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं? क्या आपके पास उतना वोकैब्युलरी है? क्या आपके पास उतना सेंटेंस बनाने की एबिलिटी है? क्या आपकी हैंड जो राइटिंग है उतना आपको सपोर्ट करती है कि आप 3 घंटे लगातार आप लिख पाएँ? सो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग होंगे, उनको आपको डेली बेसिस पे आपको लिखना है और देखना है कि जो भी क्वेश्चंस आपने आपको आता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, क्या उसको आप प्रॉपर्ली लिख भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। बहुत बारी मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बस शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो क्लास में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब बात लिखने की आती है, तो उनके थोड़े से हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, वो आसानी से कर जाएँगे। लेकिन ये एग्ज़ाम आपका राइटिंग वाला है, रिटेन एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपको लिखना होगा। लिखने से ही एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। आपको सारी चीज़ें आती हों, लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस बनाने की एबिलिटी नहीं है, आपके पास उतने वर्ड मीनिंग नहीं है, वोकैब्युलरी नहीं अच्छी है आपकी, आप नहीं लिख पाते हैं, तो एग्ज़ामिनर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पूरी लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप उसको जो लिख कर के ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे। व्हाइट पेज पे जो आप लिख के देंगे, वही से फ़र्क पड़ेगा। सो डेली बेसिस पे राइटिंग करना ये बहुत मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, आपकी अब से स्टार्ट होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे उसको राइट करना शुरू कर दीजिए और उसको देखिए कि आप एनालाइज़ कीजिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं और कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है। आप यकीन मानिए, सिर्फ 1 वीक अगर आप 2 क्वेश्चंस लॉन्ग वाले डेली बेसिस पे आप लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और क्या आपकी कंडीशन है और कहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, किस चीज़ों को आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों को मेरा सजेशंस है कि इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिए, डेफ़िनिटली आपको इम्प्रूवमेंट करने को मिलेगा। अगला सवाल आता है कि प्रैक्टिस तो हमें करनी है, बट हम लिखें कैसे? कैसे लिखें? लिखने का क्या स्टेप्स होना चाहिए? सो उस पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। सो नंबर पहला है, आप किसी भी क्वेश्चंस को हेडिंग बनाएँ, सब हेडिंग बनाएँ, देन फ्लो चार्ट बनाएँ, टेबल बनाएँ, देन फिगर बनाएँ। इन सारी चीज़ों का आपका क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए किसी एक भी क्वेश्चंस के राइटिंग को लिखने के टाइम पे। कोई एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, तो उसकी एक प्रॉपर पहले मेन आपका हेडिंग होना चाहिए कि हाँ, वो क्या चीज़ है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, थीम क्या है, राइट? उसके अंदर में फिर सब हेडिंग्स आएँगे। फिर आप पूरे उस प्रोसेस को कोई एक फ्लो चार्ट बनाएँगे। फिर अगर आपको ज़रूरत है, उनमें कुछ की पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, उनको आप टेबल के फॉर्म में दीजिए और उस प्रोसेस को समराइज़ करने के लिए एक फिगर भी बनाइए। होता क्या है कि पिछले 10 सालों से मैं बच्चों की कॉपियाँ चेक करता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि ग्राफ़िकल जो चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा ब्रेन पे इम्पैक्ट डालती हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट वाले के, राइट? दैट इज़ व्हाई आप देखिए कि ग्राफ़ का ज़्यादा इम्पैक्ट है। आज के डेट में जो भी कोई काम होता है, उसको ग्राफ़ के हेल्प से समझाया जाता है कि पूरे 2023 में कितने क्राइम हुए, कितना रेप केसेस हुआ, कितनी इकॉनमी बढ़ी, कितनी घटी। आप ग्राफ़ देखते हैं, तो ग्राफ़ से आपको आसानी से समझ में आ जाती है,
राइट? तो ग्राफिकल चीज़ें ब्रेन को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। सो सिमिलरली जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके लिए भी ये टेक्स्ट को पढ़ना ना बड़ा बोरिंग सा काम लगता है। कोई भी पेज अगर आपने लिखा हुआ तो लास्ट के और फर्स्ट के आपके स्टार्टिंग के 3 से 4 लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने लिखे हुए चीज़ को ही पूरा अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट और डायग्राम बना कर के बताया हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपको नंबर दे कर के जाएगा। फ्लो चार्ट आप कैसे बनाएँगे, टेबल आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, फिगर आप कैसे बनाएँगे, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में सबको आइडिया है, सब लोग जानता है अच्छे तरीके से, उसके बारे में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। सो देखते हैं यहाँ पे, और कोशिश आप ये कीजिए कि जो भी चीज़ आपने लिखा हो उसको समराइज़ करके आप एक कंक्लूज़िव दे सकें कि हाँ, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो आपके सामने फ्लो चार्ट का कुछ एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि CO2 का जो एसिमिलेशन है किस तरीके से हो रहा है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए जो भी प्लांट में पाथवे चलते हैं, उन पाथवे को पूरा यहाँ पे क्या किया गया है, समरी दी गई है। राइट? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए बेसिकली सिग्नलिंग पाथवे है, मेनोलिक पाथवे है, मेनोलिक पाथवे है, MEP पाथवे है। राइट? 3 तरीके के आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं पूरे प्लांट में, जिसमें आपका पहला आता है दैट इज़ द नाइट्रोजन कंटेनिंग, दूसरा आता है फिनोलिक कंपाउंड, तीसरा आता है टर्पेन्स। ये 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं आपके प्लांट में, और इन तीनों ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लांट अलग-अलग क्या करता है, पाथवे चलाता है। राइट? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन की जो कंटेनिंग कंपाउंड है, वो आपका क्या है, सिग्नलिंग पाथवे से भी बन रहा है एज़ वेल एज़ मेनोलिक पाथवे से भी बन रहा है। ऐसे ही अगर आप टर्पीन्स का देखें तो टर्पीन्स आपका मेवालोनी के पाथवे से ही बन रहा है और MEP पाथवे से ही बन रहा है। ये फ्लो चार्ट देख करके कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है कि अच्छा, प्राइमरी कार्बन का मेटाबॉलिज्म होने से क्या-क्या बन रहा है। इलेक्ट्रोज 4 फॉस्फेट बन रहा है जो कि PP का ट्रिपल P का पाथवे का प्रोडक्ट है, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस का है, पाइरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का है, 3BP ये भी ग्लाइकोलाइसिस के हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आकर क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहे हैं इन पाथवे में, और इन पाथवे से आपका क्या बन रहा है, दैट इज़ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में आपको क्लासेस ली गई हैं, आपको वीडियो भी दिया है, इसका PDF भी दिया है, आप आसानी से उसको समझ भी पा रहे होंगे। सो ये फ्लो चार्ट आपको क्या करता है, मतलब ये अगर उस फील्ड का कोई जानकार बंदा होगा तो सिर्फ इस फ्लो चार्ट को देख करके समझ जाएगा कि इस बंदे ने के पास नॉलेज है और इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से टेक्स्ट में समराइज़ किया होगा। क्योंकि आप फ्लो चार्ट तभी बना पाएँगे जब आपको उसका नॉलेज हो और आपके पास उसका कॉन्सेप्ट हो, और आपने जो चीज़ लिखी हुई है उसी की पूरी समरी होती है फ्लो चार्ट। एक दूसरा फ्लो चार्ट आपको दिखा के एग्ज़ाम्पल समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म है। हम लोगों ने जाना है कि ग्लूकोज़ को मेटाबोलाइज़ करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 3 पाथवे चलते हैं, और इन तीनों पाथवे से होकर के फाइनली जो ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल है क्या होता है, मेटाबोलाइज़ हो जाता है। ATP जनरेट करती है, CO2 एज़ अ बाय प्रोडक्ट क्या होता है वहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। उस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे फिगर में समराइज़ किया गया है फ्लो चार्ट से कि ग्लूकोज़ है, ये बनाएगा ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे से पायरुविक एसिड बन जाएगा, पायरुविक एसिड के बाद आपका क्या बनेगा, सेल कोएंजाइम, और ये जाएगा TCA साइकिल में, TCA साइकिल से ये पूरी चीज़ें होंगी। सो दिस इस तरीके का जो फ्लो चार्ट होता है वो एग्जामिनर को मजबूर करता है कि आपको नंबर वो देके ही जाएगा। आप यकीन मानिए, जिस किसी भी टॉपिक में आपने फ्लो चार्ट या टेबल या फिगर बना के दिया है, अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने लिखने के बाद ये किया है, तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 नंबर वो देके ही जाएगा, मजबूर हो जाएगा देने के लिए। सो आपको एग्जामिनर के पेन से मार्क्स देने पे मजबूर करना है। ये एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पर आपको काम चलाने भर का काम नहीं करना है, आपको मजबूर करना है सामने वाले को कि आप हमको नंबर देके ही जाइए। आप इतना कंटेंट और उस तरीके का सिस्टमैटिकली अरेंज कीजिए कि उसको मजबूर होना पड़े कि बच्चे के नंबर हम काटें तो कहाँ काटें, राइट? नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा टेबल। जैसे सपोज़ आप डीएनए रेप्लिकेशंस पढ़े हुए हैं, ढेर सारे एंजाइम्स के बारे में आपको बताया जाता है। यहाँ पे जैसे सपोज़ आपके एग्ज़ाम में ही सवाल अगर ये आ जाता है कि हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन से आप क्या समझते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशंस को डिटेल्ड में मैकेनिज्म के साथ में समझाइए। आपने पूरी प्रोसेस को लिखा, फिगर बनाया, बट आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में हाईलाइट कीजिए कि जो एंजाइम है उनका स्पेसिफिक एग्जांपल क्या है और क्या उनका रोल है, इस तरीके से, राइट? तो आपको ये जो टेबल है उस टेबल को देख करके किसी भी एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि अच्छा, बच्चे ने पूरा समराइज कर दिया कि अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज में पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, क्लिनोव फ्रेगमेंट क्या करेगा, टाई डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये सबका काम यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। तो इससे उसको बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है बच्चे पे, और वो नंबर आसानी से क्या करता है, दे करके चला जाता है। तो आपको टेबल भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, राइट? ऐसे ही फिगर, जैसे सपोज आपके एग्जाम में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड डिस्क्राइब ऑल द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, अगर इस तरीके का आता है तो आप राइटिंग तो कीजिए, फिगर आप जो लिखते हैं वो तो आप लिखिए ही, लेकिन लिखने के बाद देखिए फिगर बनाइए। इस फिगर से कितना आसानी से समझ में आ जा रहा है कि अच्छा,
लीनियर अरेंजमेंट होगा, सिर्फ़ पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ पे बने हुए होंगे अमीनो एसिड का, तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी बोलेंगे। अगर वहाँ पे अमीनो ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा अगर वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स फोल्डिंग हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ सेकेंडरी बोलेंगे। सुपर कॉइलिंग हो जाएगी मतलब और फोल्डिंग हो जाएगा, तो आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये सब बनना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है? टर्सरी होता है। और ऐसा ही टर्सरी स्ट्रक्चर अगर एक से ज़्यादा पेप्टाइड हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी बोलते हैं। सो ये फिगर आपने अगर ड्रॉ किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो जो उस फील्ड के जानकार मीन्स एग्जामिनर होगा, उसे समझ आ जाएगा कि अच्छा बच्चे के पास बहुत अच्छे से नॉलेज है। इन सारे चीज़ों का मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया भी है, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए। जो लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है उनके उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको पूरा प्रॉपर वीडियो और पीडीएफ मिले हुए हैं। और जो लोग ऐसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी है, आप वहाँ से उसको देखिए और उसको पढ़िए और इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। सो बेसिकली आपको यही बताना था कि आपके लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए और आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। अब आते हैं उन चीज़ों पे, अगर आपको अभी भी कहीं से भी कोई मटेरियल आपने कोई जॉइन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो आप एमएस बायोलॉजी का कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और इस कोर्स पे अभी 15% का ऑफ़र चल रहा है और आप आसानी से आई थिंक मेरे ख़्याल से ₹800 के आस-पास का ये कोर्स है। इसमें पूरे एंटायर 10 यूनिट को आपको क्या किया गया, कवर किया गया है। आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ मिल जाते हैं, एज़ वेल एज़ पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रिपरेशंस को इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कोर्स को परचेज़ कीजिए। मैं कोई अपने कोर्स का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपकी सुविधा और आपके हेल्प के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर आपको अब तक कहीं नहीं मिला है, आप परेशान हैं कि कंसाइज़ हमको मटेरियल नहीं मिल पा रहा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप एमएस बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर आपने कहीं से स्टडी किया हुआ है, सो कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स परचेज़ करने की, आप पढ़ाई अपने अच्छे से करते रहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर के, आप इसके आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। ओके, और वन थिंग मोर, अगर आपको वीडियो से फ़ायदा होता है और आप वीडियो को देखना पसंद करते हैं, तो कृपया अपने एक्सप्रेशंस को भी ज़ाहिर किया करिए, आप उसे लाइक कीजिए। और मैक्सिमम बच्चे मैं देखता हूँ कि वीडियो से बेनिफिट लेते हैं, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। उस दिन मैं देख रहा था, तो वहाँ पे 60% अनसब्सक्राइब्ड लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एमएस बायोलॉजी की तरफ से मैं महेंद्र कुमार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उसे लाइक भी कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं आप उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।